हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जो भी बच्चे अभी तक लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से लाइव सेशन से जुड़िए, क्योंकि आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग सबसे पहले, चलिए स्वाति प्रिया हाय सर, चलो हेलो, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग का आज सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पूर्ण रूपेण कंप्लीट किए, उसका टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग देख लिए। अब उसमें जो एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर है उस पर भी एक दिन क्लास हम लोग ले लेंगे। प्रश्न उत्तर आपको पहले प्रोवाइड कर देंगे और उसके कम से कम आप एक दो बार उसको पढ़ लेना, फिर 2 दिन के बाद मैं पीडीएफ के देने के 2 दिन बाद मैं उसका क्लास ले लूंगा। ठीक, चलिए आज का क्लास जो है सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग कुछ पुष्प के बेसिक बातों को जानते हैं, क्योंकि जो पुष्प होता है बच्चों, ये पादप का लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, याद रखना, जो पुष्प होता है वो क्या होता है? पादप का लैंगिक जनन अंग। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा हम पादप के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस पादप या पादपों को, ठीक है, या पादप ही रहने दीजिए, इस पादप को एक साइंटिस्ट थे आइकलर। ध्यान देना, कौन बच्चों? आइकलर। इन्होंने इस पादप जगत को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, याद रखना। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। तो इस सब में थोड़ा देर हम इसको कंप्लीट देख लेते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार के पादप में पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा आइकलर ने क्या किए, पादप जगत को 2 भागों में बांटे थे। एक भाग उनका था, ठीक है, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस। और ये जो क्रिप्टोगैमस था बच्चों, ये बीज रहित पादप था। क्या था? बीज रहित। इसका मतलब इसमें बीज नहीं था, बीज रहित पादप था। ठीक है, बीज रहित पादप, और इसमें बच्चों बीज नहीं होता है। और दूसरा जो ये बांटे थे उसका नाम था फेनेरोगैमस। ठीक है, नेरोगैमस। ठीक है, और ये जो पादप था ये बीज रहित पादप था। ठीक है, ध्यान देना, बीज रहित पादप था, या बीज युक्त भी लिख सकते हैं, बीज। ठीक है, ध्यान देना, आइगलर ने क्या किए, पादप जगत को 2 भाग में बांटे। एक था क्रिप्टोगेमस, दूसरा था फेनरोगेमस। तो जो क्रिप्टोगेमस थे बच्चों, इसमें बीज नहीं था। ठीक है, और जो फेनरोगेमस थे उसमें बीज युक्त मतलब बीज था। इसको क्या किए थे, इसको फिर 3 भाग में बांटे थे। पहला था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इसको कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। पहला था थैलोफाइटा, ठीक है, दूसरा था ब्रायोफाइटा, और तीसरा था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। चलिए बच्चों, खाली मैंने बता दिया कि क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इससे कोई भी लेना देना हमको है नहीं।
अब आइए इसमें जो फेनरोगेमस था इसको बांटे थे दो भाग में, ठीक है। याद रखना, एक था आवृत बीजी, क्या था? आवृत बीजी। इस पे ध्यान देना बच्चों, ये क्या था? आवृत बीजी, ठीक है। इसको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा था इसमें, ठीक है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक। चलिए, जिम्नोस्पर्म। चलिए बच्चों, इसमें देख लीजिए, पादप के इस वाले पार्ट से, इधर वाले पार्ट से, तो इस पुष्प के पादप के लैंगिक जनन में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें बीज है ही नहीं, बीज नहीं है, इसका मतलब इसमें पुष्प होगा नहीं। अब बात करते हैं फेनरोगेमस। इसमें बच्चों क्या थे? आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ध्यान देना, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है, इस पौधे में पुष्प होते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस पे क्या होते हैं? ये पुष्प युक्त होते हैं, पुष्प युक्त होते हैं। अर्थात याद रखिएगा, आवृत बीजी पौधों में पुष्प पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अनावृत बीजी में पुष्प नहीं पाया जाएगा, इधर बिल्कुल पुष्प नहीं पाया जाएगा। तो बच्चों याद रखना कि पुष्प किस में पाया जाता है? आवृत बीजी में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पादप में जो आवृत बीजी होती है उस पादप में पुष्प पाया जाता है। चलिए, मैंने पादप को थोड़ा बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। पादप को दो भागों में बांटा गया था, क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में बीज नहीं होती है, जबकि फेनरोगेमस में बीज होती है। और इसको दो भागों में बांटा गया था, आवृत बीजी जिसमें पुष्प होगा, एक अनावृत बीजी जिसमें पुष्प नहीं होता है, ठीक है। इसके बीज विकसित होते हैं, इसके बीज नग्न होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पुष्प के बारे में जानना था, तो याद रखना आवृत बीजी में पुष्प होते हैं। चलिए, इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे कि आवृत बीजी में क्या होता है बच्चों? पुष्प होता है। अब देख लीजिए, इसमें जो आप पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प क्या है? आवृत बीजी पौधे का पुष्प होगा ना, क्योंकि ये बात को हम लोग जान लिए कि जो पुष्प होता है वो आवृत बीजी होता है, ठीक है। आवृत बीजी पादपों में पुष्प होता है। चलिए, अब आइए हम लोग पुष्प को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये पुष्प हैं और ये पादप के जनन अंग होते हैं। थोड़ा हम लोग पुष्प के परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, मान लीजिए ये बच्चों एक पादप है, ठीक है। ध्यान देना, ये एक पादप है और इस पादप में एक ऐसे तना निकल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये तना निकल रहे हैं और इस तना पे हार्मोन के कारण एक बड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बड, जिसको बच्चों बोलते हैं पुष्पीय कलिका। ध्यान देना, पुष्पीय कलिका। इस पुष्पीय कलिका से, ठीक है, फिर एक आगे की ओर डंठल निकलेगा, ठीक है। इस डंठल को बोलते हैं पुष्प वृंत। याद रखना, पुष्प वृंत, ठीक। चलिए, और ये आगे जाने के बाद विकसित करके, ठीक है, विकसित करके एक इस प्रकार से संरचना बनाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस, ठीक है, या पुष्पासन। ये क्या है बच्चों? थैलेमस बोलेंगे इंग्लिश में, नहीं तो पुष्प, पुष्पासन। तो ध्यान देना, ठीक है, कि पुष्प में जो तना होती है उस तना पे बड निकलते हैं, उस बड को क्या बोलते हैं? पुष्पीय कलिका। और ये हार्मोन को प्राप्त करने के बाद इससे एक तना निकलती है जिसे पुष्प वृंत बोलते हैं या डंठल भी बोलते हैं। और इसी पुष्प वृंत के आगे ऊपर बच्चों एक फूली सी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पुष्पासन पे याद रखना, इसके ऊपर पुष्प पत्र होते हैं। क्या होंगे? पुष्प पत्र।
इसका मतलब सर पुष्प पत्र का मतलब तो आप लोग जानते हैं बच्चों, पुष्प ये देख रहे हैं, ये पुष्प का ये इसके ऊपर का जो भाग है देखिएगा इसी पुष्पासन पे जाके विराजमान है। पुष्प पत्र का मतलब ये ऊपर की जो संरचना आप लोग देख रहे हैं इसी संरचना को क्या बोलते हैं, पुष्प पत्र। अब ध्यान देना, ये जो पत्र है ये पत्ती से बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण। क्या बोलते हैं, पर्ण। तो याद रखना जो पुष्प होता है बच्चों वो पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। जब पत्ती रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करता है अर्थात पुष्प भी क्या है, पत्ती है, ठीक है, पर्ण है। आइए ध्यान देना, आप लोग जानते होंगे इस पुष्पासन पे जो पुष्प पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। याद रखना पुष्प पत्र कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। नंबर 1 याद रखना, ठीक है, बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज, ठीक है। तीसरा याद रखना पुमंग, और चौथा याद रखना जायांग, ठीक है। तो याद रखना सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प पत्र कितने होते हैं, तो पुष्प पत्र 4 होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयंग, ठीक है। चलिए याद रखना बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में, ठीक है, कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। और दलपुंज को कोरोला बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और पुमंग को एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं इंग्लिश में, और पुमंग को सॉरी जयंग को गैनोसियम, ठीक है, गैनोसियम। तो याद रखना बच्चों पुष्प पत्र कितने होते हैं, 4, ठीक है। पहला बाह्य दलपुंज जिसको कैलेक्स बोलते हैं, दलपुंज जिसको कोलोरा बोलते हैं, पुमंग जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, जयंग जिसको क्या बोलते हैं, गैनोसियम। अब देखना इस पुष्प पत्र में जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ मिल रहा है, सेपल। अब ध्यान देना बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है जब वो बुक उल्टाते हैं, इसी प्रकार से संरचना होती है, कहीं सेपल लिखा हुआ मिल जाता है, कभी क्या मिल जाता है, कैलेक्स लिखा हुआ मिल जाता है। तो बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि सर ये सेपल है कैलेक्स है। तो मैं बता दूं बच्चों कि जो ये आप सेपल देख रहे हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल, ठीक है। सेपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य दल। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं पत्ती, ये जब सिंगल होगा, याद रखना एक होगा, तब ये कहलाता है बाह्य दल अर्थात सेपल। सिंगल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तब, जब इस बाह्य दल के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तब बोलते हैं उसको, ठीक है, बाह्य दल पुंज। जब एक इसको नहीं लेके, ठीक है, सभी इसके साथ जितने भी बाह्य दल हैं सबको जब ग्रुप में बात करेंगे, सबको जब एक साथ उच्चारण करेंगे तब उसको बोलेंगे क्या चीज, बाह्य दल पुंज। तब इंग्लिश में उसको बोलेंगे कैलेक्स। यदि सिंगल की बात होगी तो क्या कहलाएगा, सेपल, हिंदी में बाह्य दल। वही बात यहां होती है बच्चों, जब इस दल को या इस दल को जब सिंगल लिया जाता है तो दल बोलते हैं, जब इसके पूरे ग्रुप का बात किया जाता है तो क्या बोलते हैं, दलपुंज, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। तो याद रखना कि जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ठीक है, दलपुंज से मिलकर बना होता है, और जो दलपुंज होते हैं वो दल से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए इस पे ध्यान देना है आपको, इस चारों के बारे में। सबसे पहले याद रखिए जो बाह्य दलपुंज है, ठीक है, तो याद रखना ये बाह्य दलपुंज, ये जो संरचना आप देख रहे हैं इनका जो ग्रुप होगा ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। और इसका बच्चों जो कलर होता है याद रखना क्या होता है, ग्रीन होता है। सबसे पहले याद रखना ये जो बाह्य दलपुंज का जो कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और
ये आ, चलिए कोई बात नहीं, एक दो, याद रखना, बाह्य दल पुंज और दल पुंज को बोलते हैं पुष्प का सहायक अंग। क्या बोलते हैं? सहायक अंग। चलिए इस बात को पहले समझिए। और जो पुमंग और जयंग हैं, इसको बोलते हैं आवश्यक अंग। क्या बोलते हैं? आवश्यक अंग। ठीक है, क्योंकि जो बाह्य दल पुंज हैं और दल पुंज हैं, ये पुष्प को रिप्रोडक्शन करने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सहायक अंग। और रिप्रोडक्शन में ये दोनों क्या कहते हैं? पत्र भाग लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आवश्यक अंग, जिसमें पुमंग नर भाग होता है, जयंग स्त्री भाग होता है। ठीक है, याद रखना, पुमंग क्या होगा? नर भाग, और जयंग क्या होगा? स्त्री भाग। अब आइए, जिसमें आपको बता दिए बाह्य दल पुंज क्या होती है, हरी होती है, और ये पुष्प को सहायता प्रदान करती है। जिस समय पुष्प कली अवस्था में होता है, उस समय देखिएगा यही बाह्य दल पुंज उसको वातावरण में इस प्रकार से ढके रहता है, ताकि इसको बाहरी कोई आघात ना हो, बाहरी कोई नुकसान ना हो। और पुष्प के खिलने के बाद भी ये सभी दल पुंज को, ठीक है, एक सपोर्ट के माध्यम से पकड़े रहते हैं। लेकिन जब निषेचन होता है पुष्पों में, निषेचन के बाद ये बाह्य दल पुंज क्या होते हैं? सूख के गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं बच्चों जो, ठीक है, निषेचन के बाद भी, अर्थात पादप के साथ हमेशा लगा हुआ रहता है। तो बताइए, आप लोग एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, यदि आप लोग जानते हैं कि कौन ऐसे पादप हैं जिनमें हमेशा बाह्य दलपुंज लगा रहता है, अर्थात बाह्य दलपुंज चिरस्थायी होता है, तो आप लोग बताइए। तो जो भी बच्चे भी लाइव क्लास से जुड़े हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक ऐसे पादप का नाम बताइए जिनमें बाह्य दलपुंज हमेशा लगा रहता है। सिर्फ एक बताना, एग्जाम्पल तो तीन चार है, लेकिन एक बताइए जिनमें बाह्य दलपुंज लगा रहता है। ठीक है, चलिए, अरहुल। स्वाति प्रिया बोल रही है अरहुल। चलिए, राज रविशंकर बता रहे हैं धतुरा। चलिए, धतुरा ठीक। चलिए, धतुरा ठीक है, याद रखिएगा, जो धतुरा भी है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो उसमें आपको बैगन मिलेगा, भिंडी मिलेगा, मिर्च मिलेगा। इस सभी में निषेचन के बाद भी बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर पौधे होते हैं उनमें निषेचन के बाद ये बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो बाह्य दलपुंज को हम लोग समझ लिए, दिखने में क्या होती है? ग्रीन होती है, हरी होती है, और ये निषेचन के बाद सूख के गिर जाती है, लेकिन कुछ पादपों में हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, इस पे दलपुंज पे, किस पे? दलपुंज पे। इस दलपुंज को भी क्या कहा गया है? सहायक अंग। याद रखना, क्या कहते हैं इसको? सहायक अंग बोलते हैं। और ये किसमें सहायता करता है? तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले ये बाह्य दलपुंज को थोड़ा प्रोटेक्ट, सॉरी, स्त्री भाग, जयंग और पुमंग को थोड़ा प्रोटेक्शन भी करते हैं, और उसके साथ साथ, ठीक है, ये रंगीन होते हैं, जिसके वजह से कीट आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? कीट। जब कीट इस दलपुंज से आकर्षित होते हैं तब, ठीक है, कीट जब इन तक आती है तब वहां परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले परागण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कीट क्या होते हैं? इसी दल पुंज से आकर्षित होकर इस पुष्प के पास पहुंचते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो दल पुंज होते हैं ये पुष्प के लिए इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर की तरह दिखते हैं, और कीट आते हैं और यहाँ बैठने के क्रम में, इससे मकरंद लेने के क्रम में परागण का काम क्या करते हैं? संपन्न करवाते हैं। तो याद रखना, जो दलपुंज होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, और रंगीन होने के कारण कीट इनसे आकर्षित होती है। कीट जब इनके नजदीक आती है, पुष्प के नजदीक, तो परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। फिर परागण के बाद क्या होगा? निषेचन होगा, अर्थात पुष्प में जनन क्रिया
संपन्न होती है। चलिए इस बात को समझ गए होंगे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और याद रखना निषेचन के बाद ये दलपुंज भी सूख के क्या होते हैं, गिर जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुमंग को, जिसका क्या इंग्लिश होता है, एंड्रोसियम। चलिए याद रखना पुमंग में भी आप देख रहे होंगे, पुमंग का मतलब होता है नर जनन अंग। आप देखिएगा इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 इधर और 3 इधर। यदि मैं एक सिंगल का बात मैं करूं, सिर्फ इसका, ठीक है, देखना बच्चों, सिंगल, जब ये सिंगल की बात होगी तब इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। ध्यान देना, जब सिंगल की बात होगी तो क्या बोलेंगे, पुंकेसर। दिख रहा होगा या रुकिए, अब तो दिख रहा होगा। जब इस सिंगल का बात होगा तो पुंकेसर। जब ये 3 इधर पूरे ग्रुप को ले लेंगे, अर्थात 6 जो पुंकेसर हैं उनको लेके एक साथ यदि इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है, एक साथ देखेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, पुमंग। क्या बोलेंगे, पुमंग। अर्थात पुंकेसरों से क्या बने होते हैं, पुमंग। इसलिए पुमंग भी नरजनन अंग होते हैं और पुंकेसर को भी नरजनन अंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बच्चों को कभी कंफ्यूजन होता है कि सर पुमंग किसको बोलेंगे, फिर पुंकेसर किसको बोलेंगे। बुक में पुमंग को भी नरजनन अंग लिखा रहता है, पुंकेसर में भी लिखा रहता है। यहाँ से डाउट क्लियर कर लो बच्चों अपना, कि जब सिंगल की बात होगी तब बोलेंगे पुंकेसर, जब इनके ग्रुप की बात होगी तब क्या बोलेंगे, पुमंग। ठीक है। जैसे चलिए बच्चों, जब क्लास में आप रहते हैं, यदि हमको किसी एक बच्चे को संबोधित करना होता है तो उसका नाम लेते हैं, चलो सोनू मोनू जो भी नाम होता है। जब पूरे क्लास के बच्चे को संबोधित करना होता है तो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। तब उस समय किसी सबका नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। चलिए वही बात यहां होता है, जब सिंगल की बात होगी पुंकेसर, पूरे इस पुंकेसर के ग्रुप की बात होगी तो क्या कहलाएगा, पुमंग। ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा इसमें पुमंग, ठीक है, पुमंग के अंतर्गत क्या आएंगे, पुंकेसर, ठीक है, क्या आएंगे, पुंकेसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पुंकेसर में चलिए इस पुंकेसर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, प्रागकोश। क्या बोलेंगे, प्रागकोश। और इसको बोलते हैं तंतु या पुतंतु। ध्यान देना, तंतु या पुतंतु। ठीक है, ध्यान देना, पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक भाग होता है ऊपर का प्रागकोश, नीचे का क्या होता है, तंतु। और ये जहां जाके कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं योजी। तो ध्यान देना, ये जो पुष्प का या पुंकेसर का जो नीचे का भाग होता है वो आपके पुष्प के जो थैलेमस होते हैं, क्या होते हैं, थैलेमस। ये वाले आकृति को हम शुरू में बनाए थे। ठीक है, यहां से क्या निकल रहा था, ये पुष्प वृंत था और ये पुष्पासन, क्या था, पुष्पासन। तो याद रखना, जो आपका पुंकेसर होगा वो पुष्प के पुष्पासन से क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, ध्यान देना, पुंकेसर को 2 भागों में बांटते, एक प्रागकोश, नीचे वाला तंतु, और जहां से ये जुड़ेगा इसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं, योजी। ठीक है, योजी। और ध्यान देना, ये योजी कहाँ आके जुड़ा रहता है, तो पुष्प के पुष्पासन में। ठीक, और इस बात पे एक बात और ध्यान देना बच्चों, इस पुंकेसर को
लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु, ठीक है, पर्ण। दिखाई दे रहा है? लघु बीजाणु पर्ण। ठीक, चलिए 1 मिनट। लघु बीजाणु पर्ण। ठीक, चलिए ध्यान देना, ये याद रखना, इसमें क्या लगा है? लघु बीजाणु पर्ण। पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। तो मैंने शुरू में ही आप लोग को बता दिया है कि जो पुष्प के जो 4 पत्र हैं वो पत्ती का रूपांतरित भाग है। क्या है? पत्ती का रूपांतरित भाग, अर्थात ये पुंकेसर भी क्या है? पत्ती से रूपांतरित होके बना है। ठीक है, चलिए तो चलिए लघु बीजाणु पर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो एस्पोरोफिली। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो एस्पोरो, ठीक है, फिली। चलिए, और पुंकेसर को क्या बोलते हैं इसमें? एंथर। याद रखना इस बात को, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। पुंकेसर को 2 भागों में बांटा गया, एक परागकोश और दूसरा क्या होता है? तंतु। ठीक, चलिए अब आइए हम बात थोड़ा कर लेते हैं जैंग पे। ठीक है, जैंग में जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। चलिए इस पर भी बात कर लेते थोड़ा। तो बच्चा बताओ बच्चों, ये किसका संरचना है? ये संरचना है स्त्री केसर का। ठीक है, स्त्री केसर। जब स्त्री केसर का ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा? जैंग कहलाएगा। तो बच्चों देखना, स्त्री केसर को भी 3 भाग में बांटा जाता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम बताओ। चलो फटाफट से कमेंट में बताओ बच्चों, नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है, नंबर 2 का नाम क्या है, नंबर 3 का क्या नाम है? ठीक है, चलिए मैं इसका सिर्फ अभी परिचय बता रहा हूं पुष्प का, इसके बाद फिर इसके डिटेल्स में भी चलेंगे। परागकोश को बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, पुंकेसर को बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर इसमें आएंगे वापस स्त्रीकेसर में, फिर वर्तिकाग्र को देखेंगे बढ़िया से, फिर अंडाशय को देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले 1, 2, 3 है इसका नाम बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्या नाम है, 2 नंबर का क्या नाम है, 3 नंबर का, क्योंकि ये सारे चीज आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे बच्चों। चलिए तो फटाफट से बताइए कि आप बताइए स्त्रीकेसर में जो 1 नंबर है इसका क्या नाम है, 2 नंबर में इसका क्या नाम है, जो 3 नंबर में इसका क्या नाम है। आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़िए, ठीक है। और मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चे डेली लाइव क्लास से अटेंड नहीं करते हुए लाइव क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। बताइए फटाफट से। चलिए कुछ बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया। स्वाति प्रिया बोलती है वर्तिकाग्र। चलिए 1 नंबर को वर्तिकाग्र बोलते हैं, 2 नंबर को बताओ। वर्तिकाग्र, ठीक। चलो 2 नंबर का बताओ अब। रविशंकर बताए वर्तिकाग्र, ठीक है। चलिए वर्तिकाग्र 2 नंबर को बताओ, 2 नंबर। चलिए 3 नंबर को बोल रही है अंडाशय स्वाति प्रिया, चलो ठीक है, अंडाशय बिल्कुल सही, अंडाशय। चलिए अब बताइए 2 नंबर का। तो चलिए 2 नंबर क्या होता है? वर्तिका। क्या होगा? वर्तिका। तो ध्यान देना, तो हमारे स्त्रीकेसर को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और देखिएगा इस बीच में आपको मिलेंगे एक संरचना जो ग्रीन कलर का है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड, ठीक है। तो याद रखना, ये बीजांड निषेचन के बाद बीज बनाएगा और ये अंडाशय फल का निर्माण करते हैं, और ये वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होते हैं? सूख के गिर जाते हैं। तो अर्थात अभी हम लोग बच्चों क्या किए, इस पुष्प के जो 4 पत्र थे उस 4 पत्र के बारे में क्या किए हम लोग, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लिए।
अब एकांकी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस चारों पत्र में जो बाह्य दलपुंज था वो समझिए समाप्त हो गया। ठीक है, उस पे कुछ ज्यादा चर्चा करनी होती नहीं है। तो हम लोग फिर से चर्चा किस पे करेंगे, इस पराग कोश पे करेंगे। फिर पराग कोश को जब अच्छी तरह से समझ लेंगे तो तंतु का भी ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम लोग आएंगे किस पे, इस स्त्री केसर पे, जहां वर्तिकाग्र और अंडाशय और बीजांड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। थोड़ा पराग कोश के बारे में बता देते हैं। आइए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, पराग कोश ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, पराग कोश है। ये वाले पार्ट क्या है, पराग कोश है। तो आप बताइए इस पराग कोश में आपको कितनी पालिका दिख रही है, एक दिख रही है कि दो दिख रही है। देखिएगा आप लोग, इस पराग कोश में आपको कितनी पालिका या कितने कोष्ठ दिखते हैं। ठीक है, तो इनमें दो पालिका दिखती है। कितने पालिका दिखती है, दो पालिका। इसलिए बोल सकते हैं कि जो पराग कोश होता है वो द्वि पालित होती है। क्या होती है, द्वि पालित होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पराग होती है पराग कोश वो क्या होती है, द्विपालित होती है। ध्यान देना, क्या होती है, द्विपालित होती है। क्योंकि इस पराग कोश में आप देख रहे हैं कितनी पालिका मिल रही है, दो पालिका मिल रही है। इसलिए याद रखना क्या बोलेंगे, द्विपालित होती है। जब बच्चों ध्यान देना, इसको 20 से क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, 20 से इसको जब काटते हैं तो ध्यान देना ये कुछ इस प्रकार से संरचना में बदल जाती है। ठीक है, एक मिनट, ये फिगर कुछ ऐसे बना ले। जब इस प्रकार से बच्चों इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ध्यान देना, जो एक पालिका ये है, इस पालिका के अंदर दो कोष्टक, कितने कोष्टक मिलते हैं, दो कोष्टक। ध्यान देना, इस प्रकार से क्या मिलेंगे, दो कोष्टक। और दूसरे पाली में फिर क्या मिलेंगे, दो कोष्टक मिलते हैं। अर्थात याद रखना, एक पराग कोश में कितने कोष्टक होते हैं, चार। याद रखना, एक पराग कोश में दो पाली और कोष्टक कितने, चार। याद रखना, पाली कितने, दो, और कोष्ठ कितने, याद रखना कोष्ठ जो होते हैं वो कितने होंगे, चार। ठीक है, कोष्ठ कितने होंगे, चार। याद रखना, प्रत्येक कोष्ठ को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। याद रखना, इसके बीच में जितने कोष्ठ होंगे तो प्रत्येक कोष्ठ को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक है, याद रखना, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ध्यान देना, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों सवाल याद रखना
कि परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं। याद रखना, परागकोश में टोटल 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले बात ये याद रखना कि जो परागकोश होते हैं उस परागकोश में, ठीक है, परागकोश की संरचना में 2 पालिका होती है, इसलिए परागकोश को द्विपालित बोलेंगे। फिर प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक? 2, 1 और 1 कितने? 2। जब प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं तो 2 पाली में कितने कोष्ठक बच्चों? तो 4। अब प्रत्येक कोष्ठक को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी। तो पूरे परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी? तो 4। तो याद रखना, इसी लघु बीजाणुधानी में, ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण होगा, जिसे हम लोग परागकण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखना, परागकोश को हम लोग देख लिए। परागकोश में क्या होती है? 2 पालिका होती है, प्रत्येक पालिका में 2 कोष्ठक, तो कुल मिला के 4 कोष्ठक। तो एक कोष्ठक को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। तो एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी? तो 4 लघु बीजाणुधानी। चलिए देखिए, ये आपका पीडीएफ है, जो क्लास खत्म होगा फिर इसको पूरे कंप्लीट करके आप क्या कर देंगे। अब आइए देखिएगा ध्यान से, जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। याद रखना, कितने स्तर? 4 स्तर। अब हम बात करते हैं किस पे? लघु बीजाणुधानी की संरचना पे, या लघु बीजाणुधानी। तो हम लोग देख लिए कि जो परागकोश था उस परागकोश में कुल कितने लघु बीजाणुधानी थे? 4। अब देखिए बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या बनाए थे? संरचना बनाए थे। ठीक है, चलिए उधर को इधर ही देखिएगा। जिस तरह से इधर इमेज बनेगा उसी प्रकार से बच्चों उधर भी बनेगा। चलिए, उतना समय है नहीं, उधर समय देंगे। तो याद रखना, इस लघु बीजाणुधानी में सबसे जो बाहर वाला आवरण होता है इसको बोलते हैं बाह्यचोल। क्या बोलेंगे? बाह्यचोल या बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो लघु बीजाणुधानी का जो सबसे बाहर, या परागकोश भी बोल सकते हैं, उसका जो सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। और याद रखना, ये होता है एक स्तरीय। कितना स्तरीय? एक स्तरीय। याद रखना, एपिडर्मिस कितने स्तरीय? एक स्तरीय। और ये चारों तरफ से पूरे के पूरे घेरे हुए रहते हैं। जस्ट इसके अंदर होता है, ठीक है, अंतःस्थितियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। ये भी याद रखना बच्चों, जो सेकेंड लेयर होगा लघु बीजाणुधानी का, अंतःस्थितियम या एंड्रोसियम, ये भी एक स्तरीय। कितने स्तरीय होंगे? एक स्तरीय। और इसके अंदर जब चलेंगे तब होता है इसके अंदर मिडिल लेयर। क्या होता है? मिडिल लेयर, जो बच्चों, ठीक है, 3 से 5 स्तरों की होती है। कितने से कितने? 3 से 5 स्तरों की होती है। कौन स्तर? मध्य स्तर या मध्य परत। ठीक है, चलिए उसके अंदर बच्चों होता है टेपिटम। क्या होता है? लास्ट में 4 नंबर में क्या होगा? टेपिटम। टेपिटम। याद रखना, टेपिटम भी होता है एक स्तरीय। कितने स्तरीय? एक स्तरीय। तो सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, मैं बारी बारी से मैं चारों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन ये ध्यान देना कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उनमें कुल कितनी परत होती है? 4। कहीं कहीं आपसे ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि परागकोश में कितनी परत से बनी होती है? तो 4। ठीक है, तो याद रखना, जो लघु बीजाणुधानी है 4 परत से बनी होती है। सबसे बाहर की परत को क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। ये एक स्तरीय होता है बच्चों। फिर दूसरा आता है अंतःस्थितियम। ठीक है, ये भी एक ही स्तरीय होता है। तीसरा आपका होता है मध्य स्तर, जो कितने स्तरीय? 3 से 5 स्तरीय होते हैं।
और चौथा होता है टेपिटम, जो क्या होते हैं, एक स्तरीय होते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग देख लिए लघु बीजाणुधानी की संरचना कुल कितने, 4 स्तरों से बनी होती है। अब आइए क्या होती है इसके अंदर, ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, और यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करते हैं, वृद्धि करके परागकण बनाते हैं। तो ज्यो ज्यो इनके अंदर परागकण बढ़ते जाता है, और याद रखना जो इसका मध्य परत होता है, कौन परत, मध्य परत, और लगभग टेपिटम, ये दोनों परत, ठीक है, परागकण जिस समय बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, उस समय ये दोनों परत क्या करते हैं, उसको पोषण देने का काम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको देख लिए। तो चलो बच्चों, एक मैं यहाँ तक ही आज क्लास रखूंगा, और इस यहाँ तक मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो याद रखना, सबसे पहले पादप जगत को आइकलर ने 2 भागों में बांटा था। पहला कौन कौन था, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में याद रखना बच्चों बीज नहीं होती थी, जबकि फेनेरोगैमस में बीज होती थी। फिर फेनेरोगैमस को कितने भाग में बांटा गया था, 2 भाग में, एक था आवृत बीजी, दूसरा था अनावृत बीजी। तो याद रखना आवृत बीजी में पुष्प होता है, अनावृत बीजी में पुष्प नहीं होता है। और हम लोग जो आज का चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात आवृत बीजी पौधे के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, या तो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन बोल सकते हैं, या आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जब उसके अंदर आए थे तो हम लोग देखे थे कि पादप के जो टहनी होती है उस पे एक पुष्प कलिका निकलती है, और पुष्प कलिका आगे की ओर वृद्धि करके पुष्प वृंत का निर्माण करती है। पुष्प वृंत के ऊपर एक फूली सी संरचना होती है, जिसे क्या बोले थे, थैलेमस बोले थे। उस थैलेमस के ऊपर पुष्प पत्र होते हैं। तो कितने प्रकार के पुष्प पत्र बताए थे बच्चों, 4 प्रकार का बताए थे। ठीक है, जिसमें क्या था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जंग और पुमंग। जिसमें जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज थे, ये दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं, जबकि जंग और पुमंग पुष्प के, ठीक है, आवश्यक अंग है। जिसमें जो जंग है वो पुष्प के मादा जननांग थे, पुमंग पुष्प के नर जननांग थे। ठीक है, तब याद रखना जो बाह्य दलपुंज था बच्चों, वो हरी कलर की होती है, और वो नवजात जिस समय कली होती है उस समय पुष्प क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। उसके बाद जो दलपुंज था वो भी बच्चों, ये पुष्प के जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं उनको भी बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, और उसके साथ साथ वो रंगीन होते हैं। रंगीन होने की वजह से पुष्प कीट आकर्षित होते हैं। जब कीट आकर्षित होते हैं तो पुष्प में क्या होता है, परागन का प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखे थे पुंकेसर। तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, एक परागकोश, दूसरा क्या था, पुतंतु। याद रखना पुंकेसर किससे जुड़ा रहता है बच्चों, थैलेमस से जुड़ा हुआ रहेगा। और परागकोश में देखे थे 2 पालिका थी, उस पालिकाओं में एक पालिकाओं में 2 कोष्ठक थे, अर्थात पूरे परागकोश में 4 कोष्ठक। प्रत्येक कोष्ठक को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, उसी लघु बीजाणु धानी में कितने परत होते हैं, 4, जो क्या था, एपिडर्मिस था, एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर था, और टेपिटम था। चलिए मैं इस चीज को फिर कल से यहाँ से स्टार्ट करूंगा, लघु बीजाणु धानी को अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय। तो स्वाति, चलो पहला चैप्टर का पीडीएफ 2 हम डाल दिए हैं, कुछ और छूटा हुआ है, मैं उसको पूरा करके मैं डाल दूंगा 12th का। और सेकंड चैप्टर लगभग बन चुका है, बस 1 से 2 दिन में सेकंड चैप्टर का भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है।